गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने मध्य भारत के पठार के बारे में चर्चा करी थी, सेंट्रल इंडिया प्लेटू। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड प्लेटू की, ये वाले क्षेत्र की। ये वाला जो है वो मध्य भारत का पठार है, इसकी हमने चर्चा करी थी कल, मध्य भारत का पठार, राइट। और ये वाला जो क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार, ये लोकेशन है इसका जियोग्राफिकली, ये वाला। तो ये इतना सा क्षेत्र, ये इतना सा क्षेत्र, ये इसकी हम चर्चा करेंगे। ये 7.7% है कुल स्टेट का, और 32,733 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, राइट, ये वाला क्षेत्र। और ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है ये ललितपुर पड़ता है, ये ललितपुर, और ये यहाँ से झांसी स्टार्ट हो जाता है, यूपी का, राइट। तो बीच वाला क्षेत्र है पूरा ललितपुर और इधर झांसी। हम वही हमारा सिनॉप्सिस वाला कॉन्सेप्ट, लास्ट टाइम हमने मध्य भारत के पठार का जो वीडियो बनाया था उसको 3 वीडियोस में हमने डिवाइड किया है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसको 3 भागों में बांटना पड़ा। इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को। अब हम बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की, डायरेक्ट वहीं से हमारा सिनॉप्सिस। भौगोलिक क्षेत्रफल, जलवायु एवं कृषि, नदियां, उद्योग एवं खनिज, त्योहार एवं रीति रिवाज, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान। ये आपके लिए सिनॉप्सिस बहुत महत्वपूर्ण है। वंस अगेन आई रिपीट इट, पूरे सभी प्लेटोज में ये काम करेगा, और जिससे आपको सभी परफेक्टली सारे आंकड़े याद हो जाएंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल की बात यहाँ से शुरू करी हमने। अब देखिए, ये इतना तो है ही है, इसके अलावा यहाँ पे भिंड है, तो भिंड की एक तहसील है, लहर तहसील, जो इस बुंदेलखंड के प्लेटो में आती है। और बुंदेलखंड के बाद यदि हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर की ऐसी 2 तहसीलें हैं, ग्वालियर की ऐसी 2 तहसीलें हैं जो इसमें पड़ती है। कौन कौन सी हैं? एक तो डबरा और एक है भांडेर, राइट। डबरा और भांडेर 2 तहसीलें हैं जो इसके अंतर्गत आती है, बुंदेलखंड के प्लेटो के अंतर्गत आती है, ओके। अब ग्वालियर से फिर हम नीचे आते हैं तो ये शिवपुरी वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का। ये ऊपर से हम देखते हैं जो गले जैसा भाग है, ये गर्दन जैसा, तो यहां पर नीचे ये शिवपुरी है यहां पर। तो शिवपुरी की भी 2 तहसीलें हैं जो यहां हमारे बुंदेलखंड के प्लेटो में आती है। एक तो पिछोर तहसील और एक करेरा, राइट। ये शिवपुरी वाले क्षेत्र में है। फिर नीचे यहाँ पर आपको पता है ही है, यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में जो हमने डिस्कस करी थी कि यहाँ पर दतिया है, और यहाँ आते हैं तो ये वाला क्षेत्र निवाड़ी है। निवाड़ी जिला कब बना था? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। निवाड़ी वॉज फॉर्म्ड इन 2018, 2018 में ये बना था टीकमगढ़ से अलग होके। तो और इसमें 3 तहसीलें हैं निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। 3 तहसीलें, ओरछा, पृथ्वीपुर एंड निवाड़ी, तीनों, राइट। तो यहां पर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है, यहां पर फिर टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है, यहां पर छतरपुर। मैप से बहुत अच्छा याद रहता है ये वाला छतरपुर, और यहां पर पन्ना वाला क्षेत्र है ये। हम सारे डिस्ट्रिक्ट को इनको लिख भी सकते हैं, बट आई थिंक इट्स टोटली द वेस्टेज ऑफ टाइम। सो एज मच एज पॉसिबल वी यूज टाइम परफेक्टली, राइट। तो ये वाले सारे के सारे जिले हो गए, है ना। अब इन जिलों के अलावा जो है हम अब चर्चा करते हैं यहां की इंपॉर्टेंट चीज। देखिए यहां जो है इंपॉर्टेंट सिद्ध बाबा पीक है। सिद्ध बाबा की चोटी है, 1172 मीटर है। सिद्ध बाबा पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेटो। और आप देखेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे इधर रीवा के पन्ना के पठार में, तो यहाँ पर गुडविल पीक है, सद्भावना शिखर, कालूमार पीक इज ऑल्सो। यहाँ पर ये तीनों एक ही नाम से जानी जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर इधर आएंगे हम तो धूपगढ़, 1350 मीटर धूपगढ़, और जैसे कि मालवा मैंने बताया था, तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम रिकवर होगी। अब हम यहाँ के बाद सिद्ध बाबा पीक के अलावा जो यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल। जैसे कि सिद्ध बाबा पीक हो गई, यहां पर देखिए बुंदेलखंड के पठार में भौगोलिक क्षेत्रफल में ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि
ये क्षेत्रफल जो है, इसमें क्षेत्रफल के अंतर्गत जो है यहां पर पेनी प्लेन्स बहुत है। पेनी प्लेन्स, पेनी प्लेन किसे कहते हैं? पेनी प्लेन समतल प्राय भूमि जो होती है ना। इसको एक तरीके से हम, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है जलवायु कृषि, ये भी ये स्टार्ट हो गया है कि इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि पेनी प्लेन्स जो होते हैं इसके अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिनको हम टोर कहते हैं। क्या? टोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोर पेनी प्लेन के अंतर्गत जो है यहां अंदर जो, इसीलिए यहां पर कैटल बहुत है, कैटल पशु बहुत अधिक है यहां पे। ठीक है, देखो ज्योग्राफिकल जो एरिया है उसमें आप इसको ऐसे भी, जैसे कि पहले वाला पॉइंट हमने फिनिश किया ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि बुंदेलखंड के पठार में जो है, बुंदेलखंड के पठार के पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश से लगी हुई है इसकी सीमा, और उत्तर में जो है मध्य भारत का पठार है, और पश्चिम में भी इसके मध्य भारत के पठार से इसकी जो है बाउंड्री गिरी हुई है, और दक्षिण में मालवा का पठार प्लस रीवा पन्ना का पठार इससे कनेक्ट करता है। दैट इज द वे टू राइट। जब भी आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो जलवायु एवं कृषि में वही जलवायु यहाँ की ऐसे ही है जैसे मध्य भारत में, मध्य भारत के पठार में थी, नॉट मच मोर डिफरेंस, इसके सेम है। और यहाँ पर कैटल अधिक है, टोर यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियों को बोला जाता है। दूसरा, कृषि में यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है इसकी हम बात करते हैं, कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर टिक फॉरेस्ट बहुत अधिक है। टिक, सागौन, सागौन, सागौन बहुत अधिक है। जैसा कि मैंने बताया था कि 17.88% मध्य प्रदेश में है इसका टोटल परसेंटेज, तो टिक फॉरेस्ट यहाँ सबसे अधिक है। उसके अलावा यहाँ पर पलाश, इस वाले क्षेत्र में, इस वाले एरिया में पलाश बहुत अधिक है। पलाश है, नीम, ठीक है, और खैर, खैर भी अधिक पाया जाता है। ये इस तरीके का यहाँ पर फॉरेस्ट कवर है, इस तरीके के यहाँ पर पेड़ है, राइट। अब हम बात करते हैं कृषि क्रॉप्स की। क्रॉप्स, यहां पर क्रॉप्स कौन कौन सी है? क्रॉप्स, क्रॉप्स, क्रॉप्स में देखिए आप, एक तो सरसों, मस्टर्ड, सरसों बहुत अधिक होता है यहाँ पर। सरसों के अलावा तिल की खेती होती है, और गेहूं ऑल्सो फाउंड देयर, ज्वार, ये वाली मेन चीजें यहाँ पर होती है, मेन फसल है यहाँ की। सरसों, जैसे कि मैंने बताया था कि सरसों लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का मस्टर्ड प्रोडक्शन के मामले में, तो यही इससे एरिया जो है घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये फसलें सबसे अधिक होती है। तो कृषि में हमने क्या देखा? हमने सारी फसलें देखी, फॉरेस्ट कवर एरिया देखा कि कौन कौन से यहाँ पर जंगल हैं और किस लिए वो उपयुक्त हैं, और यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसा है, यहाँ का रेनफॉल वगैरह सब इसके इक्वल है, राइट। वी हैव फिनिश्ड 2 पॉइंट्स, भौतिक क्षेत्रफल, जलवायु एवं कृषि, और अब आते हैं हम नदियों वाले पॉइंट पे। नदियों में इंपॉर्टेंट डेटा नदियों का, यहां से मैंने आपको बताया था कि चंबल का ओरिजिन है, चंबल जानापाव, जानापाव से निकलती है, इंदौर से, जानापाव पहाड़ी से, और इधर से ऐसे होते हुए मैंने आपको बताया था कि चंबल यहां से ऐसे क्रॉस करती है। तो चंबल, क्षिप्रा और काली सिंध के बारे में, पार्वती के बारे में, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। हम यहाँ पर मेजर रिवर्स देखते हैं, व्हाट आर द मेजर रिवर्स ऑफ बुंदेलखंड प्लेटो, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंबल। चंबल है, यहाँ की रिवर में बेतवा है, और यहाँ की रिवर में, मेन रिवर में धसान है, ठीक है, और धसान, और नंबर 4 पे केन। दीज 4 रिवर्स आर द मेजर रिवर्स ऑफ बुंदेलखंड प्लेटो। अब चंबल का मैंने बताया, यहाँ पर ये वाला जो है इधर होके निकलती है, इससे टच करके निकलती है अंदर से, तो ये चंबल का क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर बेतवा, ठीक है, बेतवा मैंने बताया था कुमरा गांव रायसेन से इसकी ओरिजिन हुआ है, इससे लास्ट वाले वीडियो में। और एक यहाँ पर ओरिजिन मैंने बताया था आपको विदिशा से, मध्य भारत के पठार में, कि यहाँ से सिंध नदी का ओरिजिन होता है। सिंध नदी विदिशा, सिरौन से निकलती है, और अशोकनगर से होते हुए इसके पैरेलल बहते हुए थोड़ा सा या अंदर जो है इस वाले हिस्से में आती है अपने बुंदेलखंड प्लेटो में, और फिर इधर से होते हुए वो चंबल में मर्ज होती है, राइट, सिंध नदी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बेतवा की। बेतवा मध्य भारत का पठार जब हमने पढ़ा था तब मैंने बताया था कि बेतवा का रोल यहां पर अधिक है, क्योंकि यहां पे आप देखिए, यहां पे रायसेन और कुमरा गांव रायसेन से बेतवा का ओरिजिन होता है, और ये यहां से निकलती है
बेतवा। तो बेतवा क्या करती है कि ललितपुर को क्रॉस करते हुए इधर निवाड़ी होते हुए इधर से निकलती है, ठीक है, ललितपुर। अब ये तो हुआ बेतवा का ओरिजिन, क्योंकि ये देखिए इधर जो है बुंदेलखंड के प्लेटो में आ रही है बेतवा, और इसके बाद में एक और रिवर, मेजर रिवर धसान, यहां रायसेन से ही निकलती है, रायसेन से बेगमगंज से, ठीक है। तो धसान नदी का जो ओरिजिन है ये ललितपुर के पैरेलल बहती है, ये ललितपुर की नॉर्दर्न साइड की बाउंड्री को टच करते हुए पैरेलल बहती है और यहां आकर बेतवा में मिल जाती है। तो धसान इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर, राइट हैंड साइड पे, है ना। दाहिनी ओर जो सहायक नदी है बेतवा की वो है धसान, ठीक है। और अब हम आते हैं यहां पर कैन रिवर, कटनी, एक और इसकी मेजर रिवर है कैन, जो कटनी से निकलती है कैन रिवर। अब कैन रिवर जो है इधर पन्ना से फ्लो करती हुई इधर छतरपुर में इसका फ्लो होता है, और कैन डायरेक्ट यमुना की सहायक नदी है, ओके। यह बेतवा की सहायक नदी नहीं है, कैन डायरेक्ट यहां पर आकर यमुना में मिलती है, कैन डायरेक्टली यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो दीज आर द मेजर रिवर्स। ये बुंदेलखंड के पठार में ये हमने नदियों के बारे में बात करी कि इस तरीके से नदियों का फ्लो है। दीज आर द 4 रिवर्स एंड चैप्टर नंबर 3 इज ओवर, रिवर्स। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, खनिज एवं उद्योग। देखिए खनिज एवं उद्योग में इंडस्ट्री हम देखते हैं, उद्योग में हम इधर से चलते हैं, ये वाला जो है दतिया, फिर नीचे आकर हम बात करेंगे निवाड़ी की, इंडस्ट्रियल एरिया जहां पर अधिक से अधिक उद्योग है, निवाड़ी। एंड देन छतरपुर इज वेरी फेमस, छतरपुर। अब देखिए उद्योग में दतिया में बड़ेरा इज वेरी फेमस, बड़ेरा उद्योग की दृष्टि से। निवाड़ी में प्रतापपुरा, और छतरपुर में भी एक दो बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। छतरपुर में चंद्रपुरा एंड अंगौर इज ऑल्सो फेमस। दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ बुंदेलखंड प्लेटो। अब इसके बाद में हम मिनरल्स की बात करेंगे। मिनरल्स में आप देखिए इस वाले क्षेत्र में बुंदेलखंड प्लेटो में डायस्पोर पाइराइट एंड ग्रेनाइट, these 3 minerals were found in बुंदेलखंड प्लेटो। डायस्पोर ये एक प्रकार का ऐसा क्रिस्टल मेटालिक है, क्रिस्टल जिसे बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रकार का एक खनिज है, टुकड़े टुकड़े में आता है, जो टर्की में बहुत होता है वर्ल्ड में। तुर्की इज वेरी फेमस फॉर डायस्पोर प्रोडक्शन। और पाइराइट ये सेमी गोल्ड टाइप, ये भी क्रिस्टल है, और ग्रेनाइट आप जानते ही हैं। तो छतरपुर में और टीकमगढ़ में ये तीनों चीजें पाई जाती है, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी में, बट तीनों यहीं पर यहाँ पे खदानें हैं। और आप जानते हैं कि ग्रेनाइट और पाइराइट और इस टाइप का हीरा और डायमंड के लिए जो पन्ना वाला जो बेल्ट है ये बहुत फेमस है। उद्योग एवं खनिज, फिनिश। हम बात करते हैं त्योहार एवं रीति रिवाज की। बुंदेलखंड इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छा मध्य प्रदेश की शान है बुंदेलखंड। अब देखिए हम बात करते हैं त्योहार एवं रीति रिवाज की, राइट। तो यहां पर फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स की बात करेंगे। तो फेस्टिवल्स, राइट। फेस्टिवल्स में खजुराहो फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल इज वेरी फेमस, नॉट ओनली इन एमपी बट ऑल ओवर इन इंडिया। खजुराहो फेस्टिवल और ओरछा फेस्टिवल इज ऑल्सो देयर। फेस्टिवल्स में 2 मेजर फेस्टिवल। और अब हम रीति रिवाज में आने से पहले जस्ट आप रिमाइंड करो कि एक मैंने आपको एक फार्मूला दिया था, इसका सिनॉप्सिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है रीति रिवाज में, हर एक प्लेटो में हमको इंप्लीमेंट करना है। वो है फोक सॉन्ग वाला, है ना, फोक सॉन्ग, फोक डांस और फोक ड्रामा और फोक पेंटिंग
पेंटिंग। इसका मैं इधर लिख देता हूं और फिर इसको बिगाड़ देंगे फॉर इंग्लिश मीडियम। लोकगीत, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नृत्य, लोक नाट्य, राइट, और लोक चित्र, लोक चित्र। ठीक है, ये वाला इसको अब देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, लोकगीत। लोकगीत में हम बात करेंगे आल्हा, 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 फाग और बम्बोलिया, बरायन और बजदेवा गायन, राइट। दीज आर द फेमस सॉन्ग्स। लोकगीत में आल्हा, फाग, बम्बोलिया, बरायन, बजदेवा। बट आल्हा और फाग अपने आप में इसका बहुत महत्व है। हम आगे अभी देखते हैं। लोक नृत्य में हम देखेंगे बधाई, राई, कांगड़ा। बधाई बहुत इंपॉर्टेंट, बधाई और राई से हमेशा क्वेश्चन आता है। बधाई, राई, कांगड़ा और सेरा, सेरा। इसमें हम जवारा भी ऐड कर सकते हैं, ये भी है। तो बधाई कहाँ का लोक नृत्य है, राई कहाँ का लोक नृत्य है, कानड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, सेरा कहाँ का लोक नृत्य है। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। लोकनाट्य में एक ही, फॉर एवर स्वांग, स्वांग इज वेरी फेमस बुंदेलखंड में। लोक चित्र में आप देखेंगे तो मोरते इज वेरी फेमस। मोरते और सुरेती, मैं बताऊं आपको ये कब कब सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, त्योहार एवं रीति रिवाज में ये, चूंकि ये लास्ट पॉइंट है इसलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि whenever we think or whenever we think about any topic or whenever we take or choose any topic, उसके बारे में हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए कि आल्हा, तो आल्हा क्यों मनाया जाता है बुंदेलखंड रीजन में, मैं आपको बताता हूं कि आल्हा और उदल दो भाई थे। तो ये क्या है कि जो राजा किंग परिमल के यहाँ पर जो है सेनापति थे, तो ऐसा हुआ कि जो आल्हा के छोटे भाई थे उदल, आपको पता हो तो आल्हा उदल की कहानियां गाई जाती है इनकी तारीफ में, इनकी प्रशंसा में, इनके शौर्य की गाथाएं गाई जाती है बुंदेलखंड में। तो उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध में उदल की मृत्यु हो जाती है। फिर आला जो है वो टूट पड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान के ऊपर और इनके बीच में युद्ध होता है। और ऐसा माना जाता है कि आल्हा के गुरुदेव थे गुरु गोरखनाथ, तो उनके कहने पर आला ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दिया था, राइट। तो दैट इज द स्टोरी ऑफ आल्हा। तो फिर और दोनों क्षत्रिय वंश के थे, तो क्षत्रियों की वहां गाथाएं गाई जाती हैं, इनके प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं। अब आते हैं हम फाग में। फाग महोत्सव इज जस्ट लाइक होली महोत्सव। फाग होली के समय में गाया जाता है। और जैसा कि बधाई में भी आप देखोगे तो बधाई बच्चे के जन्म होने पे और शादी में और इस तरीके से ये जो है ये लोक नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब स्वांग जिसमें पूरा मेकअप किया जाता है। और मोरते एक ऐसी पेंटिंग है बुंदेलखंड में कि जब शादी विवाह के समय ये दरवाजों के दोनों तरफ चिपकाई जाती है, दैट इज मोरते पेंटिंग, राइट। तो ये हमारा चैप्टर हुआ त्योहार एवं रीति रिवाज। अब इसमें एक चीज की अगर मैं चर्चा नहीं करूं तो बुंदेलखंड की चर्चा व्यर्थ मानी जाएगी। कैसे? फाग, इसूरी को इसूरी इज कॉल्ड जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है इसूरी को, क्योंकि 12वीं शताब्दी के आसपास जयदेव was a संस्कृत पोएट। जयदेव was a great संस्कृत पोएट। तो उन्होंने गीत गोविंद की रचना करी थी, तो बहुत महान थे, इसलिए इसूरी बुंदेलखंडी के और संस्कृत के भी ज्ञाता थे, इसलिए इनको बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है, राइट। ये चौथा पार्ट फिनिश। अब हम आते हैं धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान। धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान। धार्मिक स्थान में और दार्शनिक स्थान में लास्ट पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे हैं रिलीजियसली पिलग्रिमेज, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान, राइट। तो हम इधर से ही आएंगे दतिया।
दतिया में सतखंडा महल, सतखंडा महल, और दतिया में सतखंडा महल। नंबर 2 आप देखेंगे तो यहां पर सोनागिरी इज ऑल्सो देयर, सोनागिरी, ठीक है। तो ये 2 फेमस जगह थी। और दतिया के बाद में हम आते हैं, जैसा कि छतरपुर में तो आप जानते ही हैं यूनिवर्सल, और ओरछा, ओरछा इज वेरी फेमस। ओरछा, ओरछा को देखिएगा तो ओरछा को क्या है कि सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है, सिटी ऑफ पैलेसेस। ओरछा इज कॉल्ड द सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों की नगरी ओरछा। तो महलों की नगरी। दूसरा ये कि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहांगीर पैलेस, जहांगीर पैलेस, जहांगीर पैलेस इज ऑल्सो देयर। नंबर 2 यहां पर चंद्रशेखर आजाद मेमोरियल है, आजाद मेमोरियल, आजाद मेमोरियल इज ऑल्सो देयर, दैट्स व्हाई इट्स वेरी फेमस। यहां पर लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, यहां पर चतुर्भुज मंदिर भी है, चतुर्भुज टेम्पल इज ऑल्सो देयर, ठीक है। तो ये ओरछा के बारे में कुछ फैक्ट्स। अब हम खजुराहो के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, चूंकि हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा है इस पठार का, तो हम खजुराहो के बारे में भी थोड़ा मैटर देखते हैं। खजुराहो, खजुराहो टेम्पल्स, खजुराहो टेम्पल्स, राइट। खजुराहो टेम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि खजुराहो लोकेटेड इन छतरपुर, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। नंबर 2 इनको टेम्पल्स को बनवाया किसने था? बिल्ट बाय चंदेलास, बिल्ट बाय चंदेलास इन 950 AD, between 950 AD to 1050 AD, राइट। और इसके बाद में ये जो है बिल्ट इन नागर शैली, नागर स्टाइल। देखिए ये जब भी मंदिर बनाते हैं तो इनको एक स्टाइल होती है, जैसे कि बेसर शैली है, नागर शैली है, द्रविड़ शैली साउथ में बहुत प्रचलित है। तो ये एक सीक्वेंस है, जब हम पूरे इंडिया का जब स्टडी करेंगे तो ये चीज़ देखेंगे कि द्रविड़ शैली कहाँ की है, बेसर कहाँ की और नागर शैली कहाँ की है। मंदिर जब बनाते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप वगैरह हमने पढ़ा था, तो कहाँ इसका हरमी का है, वैरिस तोरण द्वार जो है, तोरण द्वार कहाँ पर है, तोरण गेट और हरमी का, और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जब भी। और तो मंदिर की एक शैली है, तो ये नागर शैली में बने हुए हैं, राइट। कुछ फैक्ट्स खजुराहो के बारे में, ये नागर शैली में बने हुए हैं, चंदेलों ने इनको बनवाया था, ये छतरपुर में है। और ओल्ड नेम्स, इनके ओल्ड नेम्स खजूरवाहक, खजूरवाहक एंड जेजाक भुक्ति, एंड जेजाक भुक्ति वाला एरिया, जेजाक भुक्ति। नल दमयंती, एंशंट इंडिया में, एंशंट टाइम में नल दमयंती और नल दमयंती की कहानियां मिलती है, और बाद में मेडिएवल में चंदेलों की, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा चैप्टर फिनिश, धार्मिक एवं दार्शनिक स्थान। और हमने बुंदेलखंड की स्टडी आज करी है, बुंदेलखंड प्लेटो इज टुडे फिनिश्ड। और अब हम रीवा पन्ना का पठार नेक्स्ट क्लास में हम रीवा पन्ना का पठार देखते हैं। थैंक यू।